नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हम गुप्त वंश और उससे संबंधित अभिलेखों की, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश की। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्तों के समय एक बार फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। एमपी में उनके प्रतापी राजाओं की उपस्थिति और अभियान इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व को स्थापित करती है। जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हो रहा था, तब एमपी में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां थीं। जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश में शक एक अत्यंत मजबूत राज्य था। एमपी में आभीर, नागवंश जैसे राज्य भी शक्तिशाली थे। बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह एमपी के जंगलों से होकर दक्षिण विजय की ओर बढ़ रहा था। उसने आर्यवर्त के जिन 9 राजाओं को जीता था, उनमें नागवंशी भी थे, जिनके राज्य का कुछ भाग उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता था। उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले 9 गणराज्यों में आभीर, सनकानिक, खारपारिक के राज्य एमपी में विदिशा, झांसी, दमोह के आसपास केंद्रित थे। इस अभियान के दौरान किसने, समुद्रगुप्त ने, जिसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में उसने एरण सागर में एक स्मारक बनवाया। सागर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर भी बन गया था। इस प्रकार समुद्रगुप्त शक राज्य, जो कि पश्चिमी मालवा में स्थित थे, को छोड़कर शेष एमपी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। उसके सिक्के यहाँ से मिले हैं। विदिशा और साकोर से प्राप्त कांच नामक सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं। कांच क्या है? समुद्रगुप्त का एक नाम है। और एरण से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी मिले हैं। एक उत्तरकालीन गुप्त राजा भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर शासन करता दिखाई देता है। उसने हूणों को परास्त किया। इस युद्ध में उसका सैनिक गोपीराज मारा गया था, जिसकी विधवा के सती होने का जिक्र एरण अभिलेख में है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राज्य उज्जैनी के कार्दमक वंश का अंत कर लगभग संपूर्ण एमपी को अपने अधीन कर लिया। उसकी शक विजय देवी चंद्रगुप्तम से और उसकी शकारी उपाधि से पता चलती है। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार राजा रामगुप्त ने शक राजा से परास्त होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसे सौंपना स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके स्वाभिमानी भाई चंद्रगुप्त ने शक को मारकर ध्रुव स्वामिनी को मुक्ति दिलाई और रामगुप्त का वध कर गुप्त सम्राट बन गया। विदिशा संग्रहालय स्थित मूर्ति रामगुप्त की ऐतिहासिकता दर्शाती है। इस तथ्य की पुष्टि उदयगिरी के वीरसेन शाब के गुफा अभिलेख से होती है। इसमें कहा गया है कि वह यहाँ अपने स्वामी राजा चंद्रगुप्त के साथ आया था, जो संपूर्ण विश्व पर विजय पाने के अभिलाषी थे। उनको ये आशा थी कि वे पूरे विश्व को जीतें। वीरसेन शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का विदेश मंत्री, युद्ध व शांति था। चंद्रगुप्त के सेनापति आर्म कारदव के सांची अभिलेख व चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। सांची अभिलेख से उसके दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि होती है।
चंद्रगुप्त ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया और यहीं उसके दरबार में नवरत्न होते थे। बात करते हैं नवरत्नों की। सबसे पहले कालिदास, जो कि साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी। वराहमिहिर जो थे ये ज्योतिष थे, धन्वंतरी मिहिर जो कि ज्योतिष थे, धन्वंतरी, अमर सिंह, वर रुचि, घट करपर, शणपक, शुक या शंकु शिल्प शास्त्र थे। अब बात करते हैं गुप्त स्थापत्य शैली के मंदिरों की। विष्णु मंदिर टिगवा जबलपुर में, शिव मंदिर भूमरा नागौद एवं खोह नागौद में, पार्वती मंदिर नचना कुठार अजयगढ़, बौद्ध मंदिर सांची और मंदिर अवशेष साकोर, रौंद, कुंडलपुर, हटा, दमोह। बात करते हैं थोड़ी सी भारत से शक सत्ता का अंत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया 410 ईस्वी में। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ही भारत आया था। वह मालवा से गुजरा, जहाँ की जलवायु को विश्व में श्रेष्ठतम, सबसे उत्तम बताया। फाहियान ने राजा का नाम नहीं लिया। अब बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों की। गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, सबसे पहले अभिलेख मंदसौर अभिलेख। यह भूभाग प्राचीन पश्चिमी मालवा का हिस्सा था, जिसका नाम दशपुर भी मिलता है। इसमें गुप्त संवत 124 443 ईस्वी की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की थी। इस लेख में इस राज्य के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख भी मिलता है। इस लेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। दशपुर का सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वितीय द्वारा की गई थी और इसकी भाषा संस्कृत है। अब बात करते हैं उदयगिरी अभिलेख की। गुप्त संवत 106 यानी 425 ईस्वी का एक जैन अभिलेख मिला। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण का उल्लेख है। अब बात करते हैं सांची के अभिलेख की। यहाँ से प्राप्त लेख गुप्त संवत 131 यानी कि 450 ईस्वी का है। इसे हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ को धन दान में दिए जाने का जिक्र मिलता है। अब बात करते हैं तुमैन अभिलेख की। इसकी स्थापना स्कंदगुप्त, स्थान अशोकनगर। यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त संवत 106 या 425 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ये तो हुए अभिलेख। अब बात करते हैं गुप्त स्थापत्य शैली के मंदिरों की। तिगवा का विष्णु मंदिर, स्थान जबलपुर में, गर्भगृह में नरसिंह मूर्ति स्थापित है। भूमरा शिव मंदिर, भूमरा नागौद, ठीक, नागौद सतना, ये आप देख सकते हो। खोह का शिव मंदिर ये भी नागौद सतना में। पार्वती मंदिर, जो कि पूछ लिया जाता है कभी कभी, नचना कुठार अजयगढ़ में। बौद्ध मंदिर ये आपका सांची में। मंदिर अवशेष साकोर, रौंद, कुंडलपुर, हटा में और दमोह में। बाघ की गुफाएं ये आपको मिलेंगी धार में। बात करते हैं दशपुर के औलीकर वंश की। 4वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्राचीन दशपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा औलीकर ने अपना राज्य स्थापित किया। इस वंश का सर्वप्रथम अभिलेख नरवर्मन के शासनकाल का है, जिसमें उसके पिता सिंहवर्मन तथा पितामह जयवर्मन का उल्लेख है। विश्ववर्मन के पुत्र बंधुवर्मन का शिलालेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। यह प्रथम शिलालेख है।
जिसमें गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख है। बंधुवर्मन के शिलालेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दशपुर का सामंत था। स्कंदगुप्त तथा परवर्ती गुप्त सम्राटों के समय में औलिकर वंशी नरेशों का आधिपत्य थोड़े समय के लिए समाप्त हो गया। 530 ईस्वी में दशपुर में यशोधर्मन विष्णुधर्मन शासकों के आधिपत्य की जानकारी मंदसौर से प्राप्त उसके 2 अभिलेखों से होती है। मंदसौर शिलालेख से यशोधर्मन ने स्वतः को जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकृत किया। अभिलेख में उसने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार का और तैलीय श्रेणी बुनकर का उल्लेख है, जिसमें बुनकर तैलीय श्रेणी रेशमी वस्त्रों का उल्लेख दुनिया का पहला विज्ञापन प्रदर्शित करता है। हूण नरेश मिहिर कुल को भी पराजित किया। यशोधर्मन के पश्चात यद्यपि औलिकर वंश की शासन सत्ता कुछ काल तक बनी रही, परंतु 6वीं सदी के प्रारंभ में कलचुरियों तथा सेवकों का प्रभाव इस क्षेत्र में फैलने पर औलिकर वंश का पतन हो गया। बात करते हैं परिव्राजक वंश की और उच्चकल्प वंश की। पन्ना में स्थापित परिव्राजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्याप्त थी। इनकी राजधानी नागौद थी। इसका पहला राजा देवादय था। प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन उसके उत्तराधिकारी हुए, जिनमें हस्तिन प्रतापी राजा था। खोह और मझगवां ताम्रपत्र महाराजा हस्तिन से संबंधित है। बैतूल में मिले एक लेख में इस वंश की वंशावली दी गई है। परिव्राजक नरेश हस्ती तथा उसके पुत्र संशोभ के 6 ताम्रपत्र मिले हैं। संशोभ का शासन डाभाल वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के 18 गढ़ों पर था, यानी कि किलों पर था। अब बात करते हैं उच्चकल्प राज्य की। परिव्राजक राज्य से लगा हुआ उच्चकल्प शासकों का राज्य भी था। उचेहरा से यानी कि सतना से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिला स्तंभ इन दोनों राज्यों की सीमा थी। इनकी राजधानी उच्चकल्प सतना में वर्तमान उचेहरा थी। यहाँ महाराजा की उपाधि धारण करने वाले औद्यदेव, कुमारदेव, जयस्वामिनी, व्याघ्र, जयनाथ, सर्वनाथ आदि प्रमुख राजा हुए। भूमरा शिलालेख के अनुसार सर्वनाथ महाराजा हस्ती परिव्राजक शासक का समकालीन था। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक औद्यदेव, कुमारदेव, जयस्वामिन एवं व्याघ्रराज का पता चलता है। अब बात करते हैं, परिव्राजक की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं मैकल का पांडव वंश। वर्तमान अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक तथा उसके आसपास का क्षेत्र कभी मैकल कहलाता था। मैकल के पांडव वंश की जानकारी राजा नागबल के बसनी ताम्र लेख से होती है। अभिलेख में वंश का सर्वप्रथम राजा, सबसे पहला राजा जयबल था, फिर उसका पुत्र वत्सराज था, फिर उसका पुत्र महाराज नागबल हुआ। जयबल और वत्सराज के संभवतः साधारण सामंत थे और समकालीन गुप्त वंश के अधीन थे। गुप्त वंश की शक्ति का ह्रास होने पर परिस्थिति का लाभ उठाकर वे स्वतंत्र बन बैठे। अब बात करते हैं मौखरी वंश की। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में हरिवर्मा ने मौखरी वंश की स्थापना की।
इस वंश के आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा तथा शर्व वर्मा शासक हुए। एमपी के पूर्वी निमाड़ असीरगढ़ क्षेत्र से शव वर्मा का एक ताम्रपत्र एवं मुहरें मिली हैं, जिसके आधार पर मौखरी वंश के प्रमाण इस क्षेत्र से मिले हैं और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मौखरियों के साम्राज्य का विस्तार पूर्वी निमाड़ जिले तक था। इसके अलावा कालिंजर बुंदेलखंड में पर शव वर्मा के प्रत्यक्ष अधिकार का प्रमाण भोजदेव के बाड़ा दान पत्र से प्राप्त होता है। इस दान पत्र में शव वर्मा द्वारा दिए गए दान की चर्चा भी की गई है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे कलचुरी वंश की। थैंक यू।